नमस्ते डॉक्टर साहब, स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद है आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आ रही होगी। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट डूडो में स्वागत है। उम्मीद है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का जबरदस्त सेशन हमारे एक्सपर्ट के साथ। आज हम गहराई से समझेंगे NCERT क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये नीट के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन है इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से रिवाइज करना ताकि नीट की तैयारी और पक्की हो जाए। हम समझेंगे कि प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं, एनर्जी कैसे रिलीज होती है और वो कौन-कौन से पाथवेज हैं जिनसे गुजरकर फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये चर्चा। सबसे पहला सवाल, रेस्पिरेशन आखिर है क्या और प्लांट्स के लिए क्यों जरूरी है? जैसे हम सांस लेते हैं जीने के लिए, क्या प्लांट्स भी वैसे ही सांस लेते हैं? और ये जो एनर्जी की बात हो रही है, ये आती कहाँ से है? देखिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स, अपने लाइफ प्रोसेसेस चलाने के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए। जैसे एब्जॉर्प्शन है, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन या ब्रीदिंग भी। ये एनर्जी मिलती है फूड के ऑक्सीडेशन से। सेलुलर रेस्पिरेशन ही वो प्रोसेस है जिसमें फूड मॉलिक्यूल्स, खासकर ग्लूकोज के कार्बन-कार्बन बॉन्ड्स ऑक्सीडेशन के थ्रू टूटते हैं और अच्छी खासी एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, तो ये जो टूटते हैं कंपाउंड्स, इन्हें क्या कहते हैं? हाँ, जिन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होता है उन्हें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कहते हैं। यूजुअली ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे ग्लूकोज, लेकिन जरूरत पड़ने पर प्रोटीन्स, फैट्स और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स की तरह यूज हो सकते हैं। और ये एनर्जी एकदम से रिलीज होती है? नहीं, यही तो पॉइंट है। एनर्जी एक सिंगल स्टेप में रिलीज नहीं होती, वरना ज्यादातर हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी। ये स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस की सीरीज में रिलीज होती है, जिन्हें एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं, और रिलीज हुई एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ट्रैप कर लिया जाता है। ATP सेल की एनर्जी करेंसी है ना? बिल्कुल। ATP को ही सेल की एनर्जी करेंसी कहते हैं, क्योंकि सेल के अलग-अलग कामों में यही एनर्जी पैकेट यूज होता है। अच्छा, तो क्या प्लांट्स को भी हमारी तरह ऑक्सीजन मतलब O2 चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ दें? हाँ बिल्कुल, प्लांट्स को रेस्पिरेशन के लिए O2 चाहिए और वो CO2 रिलीज करते हैं, लेकिन एनिमल्स की तरह उनमें कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जैसे लंग्स या गिल्स वो सब नहीं होते। तो फिर गैस एक्सचेंज कैसे? उनके पास लीव्स में स्टोमेटा होते हैं और वुडी स्टेम्स और रूट्स में लेंटिसेल्स होते हैं। इनसे ही गैसियस एक्सचेंज होता है। पर बिना ऑर्गन्स के काम कैसे चलता है? हाँ, इसके कुछ खास कारण हैं। पहला, प्लांट का हर पार्ट, चाहे वो लीफ हो, स्टेम हो या रूट, अपनी गैस एक्सचेंज की जरूरत वो खुद पूरी कर लेता है। गैसेस का ट्रांसपोर्ट एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक बहुत लिमिटेड होता है। अच्छा। दूसरा, प्लांट्स की ओवरऑल गैस एक्सचेंज की डिमांड एनिमल्स के मुकाबले काफी कम होती है। उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेट थोड़ी कम होती है। हाँ, ये तो है। तीसरा, फोटोसिंथेसिस के दौरान लीव्स में O2 बनती है, तो दिन के समय O2 की अवेलेबिलिटी लीफ सेल्स के लिए कोई इश्यू नहीं होती। सही बात है। और चौथा, गैसेस को डिफ्यूज होने के लिए ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ती। ज्यादातर लिविंग सेल्स प्लांट सरफेस के पास होते हैं। मोटे स्टेम्स में भी लिविंग सेल्स बार्क के नीचे पतली लेयर्स में होते हैं और उनमें लेंटिसेल्स होते हैं। साथ ही लीव्स, स्टेम्स और रूट्स में पैरेन्काइमा सेल्स लूज पैकिंग दिखाते हैं, जिससे इंटरकनेक्टेड एयर स्पेसेस का नेटवर्क बनता है जो गैस डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करता है। समझ गई। तो जैसे ग्लूकोज को हवा में जलाएं तो CO2, पानी और एनर्जी मिलती है, ठीक है, जिसमें ज्यादातर एनर्जी हीट होती है। ठीक है। पर सेल में ये एनर्जी स्टेप वाइज निकलकर ATP बनाती है। ये कैसे होता है? बिल्कुल सही पॉइंट है। प्लांट सेल की स्ट्रैटेजी ग्लूकोज को एक झटके में कंबस्ट करने की नहीं, बल्कि उसे छोटे छोटे कंट्रोल्ड स्टेप्स में ऑक्सीडाइज करने की है। इसका फायदा यह है कि हर स्टेप पर रिलीज होने वाली एनर्जी को एफिशिएंटली ATP सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यही सेल्यूलर रेस्पिरेशन का कोर प्रिंसिपल है। और अगर O2 ना हो? हाँ, कुछ ऑर्गेनिजम्स एनारोबिक कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं, जहां O2 अवेलेबल नहीं होती। वो ग्लूकोज को पार्शियली ऑक्सीडाइज करते हैं, जिस प्रोसेस का पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन का भी पहला स्टेप है। तो चलिए अब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया को समझते हैं। ये क्या है और कहाँ होती है? ग्लाइकोलिसिस ग्रीक वर्ड्स से बनाए। ग्लाइकोस मतलब शुगर और लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग। इसे EMP पाथवे भी कहते हैं। गुस्टाव एम्डेन, ऑटो मेयरहॉफ और जे पार्नास के नाम पर, जिन्होंने इसकी स्कीम दी थी।
AMP पाथवे। ठीक है। ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और मजे की बात यह है कि ये प्रैक्टिकली सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक। सब में। अच्छा। हाँ, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में तो यही रेस्पिरेशन का मेन प्रोसेस है। इस पाथवे में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, जिससे पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ग्लूकोज कहाँ से आता है प्लांट्स में? फोटोसिंथेसिस से। हाँ, प्लांट्स में ग्लूकोज अक्सर सुक्रोज से आता है, जो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है। सुक्रोज पहले इन्वर्टेज एंजाइम से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। ये दोनों मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज आसानी से ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर कर जाते हैं। इस पाथवे के मेन स्टेप्स क्या हैं? कहाँ एनर्जी लगती है और कहाँ बनती है, जरा ये बताइए। हाँ, ग्लाइकोलिसिस एक 10 रिएक्शंस की सीक्वेंस है, जिसे अलग-अलग एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं। देखिए, सारे स्टेप्स याद रखना शायद जरूरी ना हो, पर की इवेंट्स समझने जरूरी हैं। हाँ, की पॉइंट्स। पहला है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। पाथवे शुरू करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। पहले ग्लूकोज फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। इन दोनों स्टेप्स में एक एक एटीपी मॉलिक्यूल खर्च होता है, तो शुरू में 2 एटीपी इन्वेस्ट होते हैं। ठीक है, 2 एटीपी लग गए। फिर आता है स्प्लिटिंग फेज। इसके बाद 6 कार्बन वाला फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। PJL और DHAP ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल हैं। आगे की कहानी PGL से चलती है। अच्छा, टूट गया। अब एनर्जी जनरेशन फेज। यहां से एनर्जी निकलना शुरू होती है। एक बहुत क्रूशियल स्टेप है जब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड मतलब PGAL ऑक्सीडाइज होकर NAD+ को NADH+H+ में रिड्यूस करता है और साथ ही एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट BPGA बनाता है। ये NADH बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एनर्जी स्टोर होती है, जो बाद में ETS में ATP बनाने के काम आती है। NADH बन गया और ATP? हाँ, इसके बाद BPGA से और पाथवे के आखिर में PEP मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनते समय फॉस्फेट ग्रुप ADP को ट्रांसफर होता है और ATP बनता है। इसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनते हैं PGL, तो NADH और ATP बनने वाले स्टेप्स हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 बार होते हैं। अच्छा, तो हिसाब लगाया जरा। एक ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस में नेट कितने ATP और NADH बने? और फिर इस पायरुविक एसिड का क्या होता है? मतलब क्या हुआ इस पाथवे का? बिल्कुल, कैलकुलेशन देखें तो टोटल 4 ATP बनते हैं। 2 BPGA से PGA बनते समय और 2 PEP से पायरुविक एसिड बनते समय। हाँ, लेकिन शुरू में 2 ATP यूज भी हुए थे, तो नेट गेन हुआ 2 ATP मॉलिक्यूल्स का। नेट 2 ATP, ठीक है। इसके साथ ही 2 मॉलिक्यूल्स NADH+H+ के भी बनते हैं PGL के ऑक्सीडेशन से। 2 ATP और 2 NADH, ओके। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज। अब इस पायरुविक एसिड का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि सेल के पास ऑक्सीजन मतलब O2 है या नहीं। O2 पर कैसे? 3 मेजर रास्ते हो सकते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये दोनों एनारोबिक यानी O2 के बिना, या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन O2 की प्रेजेंस में, जिसमें क्रिब्स साइकिल शामिल है। अगर O2 नहीं है तो क्या होता है? आपने फर्मेंटेशन का जिक्र किया। हाँ, एनारोबिक कंडीशंस में मतलब O2 की एब्सेंस में कई सेल्स फर्मेंटेशन करते हैं। ये ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन मतलब ग्लूकोज पूरी तरह CO2 और पानी में नहीं टूटता। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही इलेक्ट्रॉल डोनर और एक्सेप्टर होते हैं। जैसे यीस्ट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। इसमें पायरुविक एसिड पहले पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से एसिटिल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है। CO2 निकल गई। हाँ, फिर एसिटिल्डिहाइड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मदद से इथेनॉल मतलब अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। इस रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन डोनर होता है ग्लाइकोलिसिस में बना NADH+H+। NADH यहाँ वापस NAD+ में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये NAD+ रीजेनरेशन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि ग्लाइकोलिसिस चलती रहे और सेल को थोड़े ATP मिलते रहें, ऑक्सीजन के बिना भी। अच्छा, और दूसरा टाइप? लैक्टिक एसिड वाला। हाँ। दूसरा कॉमन टाइप है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
ये कुछ बैक्टीरिया में होता है, जैसे दही बनाने वाले लैक्टोबैसिलस, और एनिमल मसल्स में भी होता है, खासकर हेवी एक्सरसाइज के दौरान जब O2 सप्लाई डिमांड से कम हो जाती है। हाँ, सुना है मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है। वही, इसमें पायरुविक एसिड डायरेक्टली लैक्टिक एसिड में रिड्यूस हो जाता है। एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। यहाँ भी NADH+H+ NAD+ में रीऑक्सीडाइज होता है ताकि ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू हो सके। तो फर्मेंटेशन की मुख्य बातें क्या हुई? एनर्जी के लिहाज से कितना फायदेमंद है? देखिए, फर्मेंटेशन में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। एंड प्रोडक्ट्स एसिड या अल्कोहल होते हैं। एनर्जी रिलीज बहुत कम होती है, ग्लूकोज की पोटेंशियल एनर्जी का 7% से भी कम। और इसमें नेट गेन सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स का होता है। सिर्फ 2 ATP? एरोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले तो बहुत कम है। बिल्कुल। साथ ही एंड प्रोडक्ट्स जो हैं, एसिड या अल्कोहल, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में अक्यूमुलेट होने पर ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। जैसे यीस्ट, अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन लगभग 13% होने पर खुद ही पॉइजन होकर मर जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उस स्थिति की जब O2 मौजूद हो। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज के लिए क्या होता है? यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया का रोल आता है ना? एकदम सही। जब O2 अवेलेबल होती है, तब होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। यूकैरियोट्स में ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है CO2 और H2O में, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी मतलब ATP रिलीज होती है। तो ग्लाइकोलिसिस वाला पायरुविक एसिड वो कहाँ जाता है? ग्लाइकोलिसिस से साइटोप्लाज्म में बना पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के 2 मेन स्टेजेस हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। पहला, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। इसमें पायरुविक एसिड स्टेप वाइज तरीके से ऑक्सीडाइज होता है, सारे हाइड्रोजन एटम्स निकल जाते हैं और 3 मॉलिक्यूल CO2 बनते हैं। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं, लिंक रिएक्शन के साथ। और दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। पहले स्टेज में निकले हाइड्रोजन एटम्स या कहें इलेक्ट्रॉन्स O2 तक पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की चेन के थ्रू, और इस प्रोसेस में रिलीज हुई एनर्जी से ATP बनता है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होता है। चलिए पहले लिंक रिएक्शन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में घुसने के बाद पायरुविक एसिड का क्या होता है? एसिटिल CoA बनने की बात सुनी है? हाँ, मैट्रिक्स में पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। इसे लिंक रिएक्शन कहते हैं क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ता है। इसमें पायरुविक एसिड कोएंजाइम A, CoA और NAD+ रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन को पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम कैटालाइज करता है और Mg2+ आयंस की जरूरत होती है। प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? प्रोडक्ट बनता है एसिटिल CoA। ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल CO2 रिलीज होता है और एक NAD+H+ बनता है। एक पायरुविक एसिड से? हाँ, चूंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने थे, तो इस रिएक्शन से 2 एसिटाइल CoA, 2 CO2 और 2 NADH बनते हैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ये एसिटाइल CoA क्रेब्स साइकिल में एंटर करने के लिए तैयार है। चलिए अब क्रेब्स साइकिल पर आते हैं, जिसे TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये कहाँ होता है और कैसे चलता है? ये साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही चलता है। इसकी शुरुआत होती है जब लिंक रिएक्शन से बना एसिटाइल CoA 2C मैट्रिक्स में पहले से मौजूद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मतलब OAA 4C के साथ कंडेंस होकर सिट्रिक एसिड 6C बनाता है। अच्छा, 6 कार्बन कंपाउंड। हाँ, एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज। CoA मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज हो जाता है। क्योंकि पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है, इसलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं, इसलिए ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड TCA साइकिल भी कहते हैं। TCA साइकिल, ठीक है। फिर क्या होता है सिट्रिक एसिड का? इसके बाद सिट्रिक एसिड एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस से गुजरता है, जिसमें उसका ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन होता है। साइकिल में 2 स्टेप्स पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी Cr2 रिलीज होती है। आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनते समय और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिल CoA बनते समय 2 CO2 निकल गए। और ऑक्सीडेशन? साइकिल में कुल 4 स्टेप्स पर ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स रिड्यूस होते हैं। 3 स्टेप्स पर NAD+ रिड्यूस होकर NAD+H+ बनता है। 3 NADH। हाँ। और एक स्टेप पर FAD+ रिड्यूस होकर FADH2 बनता है। ये सक्सिनेट से फ्यूमारेट बनते समय होता है। एक FADH2?
हाँ। और एटीपी। एक स्टेप पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी होता है, जहां सक्सिनिल कोए से सक्सिनिक एसिड बनते समय जीटीपी बनता है, जो फिर अपनी एनर्जी एडीपी को देकर एटीपी बना लेता है। एक एटीपी जीटीपी से। हाँ। और साइकिल का अंत? साइकिल का एंड पॉइंट है ऑक्सालो एसिटिक एसिड, ओएए का रीजेनरेशन, ताकि वो फिर से नए एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर सके और साइकिल चलता रहे। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए जो 2 एसिटिल कोए देता है, क्रेब्स साइकिल का कुल आउटपुट क्या हुआ? बिल्कुल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए क्रेब्स साइकिल 2 बार चलता है, हर एसिटाइल कोए के लिए 1 बार। तो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल का नेट आउटपुट हुआ 2 एटीपी जीटीपी के थ्रू। हाँ, 6 मॉलिक्यूल्स NADH प्लस H+ 6 NADH और 2 मॉलिक्यूल्स FADH2, 2 FADH2, ठीक है। साथ ही 4 मॉलिक्यूल्स OCO2 साइकिल में रिलीज होते हैं। लिंक रिएक्शन के 2 CO2 मिलाकर ग्लूकोज से टोटल 6 CO2 रिलीज हो जाते हैं। लेकिन अभी भी सवाल वही है, O2 का डायरेक्ट यूज कहाँ हुआ और वो ढेर सारे ATP कहाँ से आएंगे जिनका वादा था? ETS। हाँ, जवाब है ETS, जो इन NADH और FADH2 में स्टोर्ड एनर्जी को यूज करेगा। तो अब आते हैं फाइनल स्टेज पर, जहां असली पे ऑफ है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये कहां होता है और कैसे काम करता है? ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम इना माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। यहीं पर ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में बने NADH प्लस H+ और FADH2 में जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में स्टोर हुई है, उसे रिलीज करके ATP बनाया जाता है। इसीलिए इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। बिल्कुल, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, कपल्ड विद फॉस्फोरिलेशन मतलब ATP का बनना। इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक कैरियर से दूसरे कैरियर पर पास होते हैं, एक चेन की तरह। ये कैरियर्स 5 कॉम्प्लेक्सेस में ऑर्गेनाइज्ड हैं। कॉम्प्लेक्सेस कौन-कौन से? कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज, ये NADH से इलेक्ट्रॉन्स लेता है और उन्हें यूबिक्विनॉन UQ को देता है। UQ एक मोबाइल कैरियर है मेम्ब्रेन में। इस स्टेप में प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप होते हैं। प्रोटॉन्स पंप होते हैं, ओके। कॉम्प्लेक्स सेकेंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स लेता है, जो क्रेब्स साइकिल में सक्सिनेट के ऑक्सीडेशन से बना था, और उन्हें भी UQ को देता है। इंपॉर्टेंटली, कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन्स पंप नहीं करता। कॉम्प्लेक्स 2 नहीं करता, ठीक है। यूबिक्विनोन UQ, ये रिड्यूस होकर यूबिक्विनॉल बनता है और इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 को ट्रांसफर करता है। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ये इलेक्ट्रॉन्स UQ से लेकर साइटोक्रोम C को देता है। साइटोक्रोम C एक और मोबाइल कैरियर है, छोटा प्रोटीन है जो इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 4 तक ले जाता है। कॉम्प्लेक्स 3 भी प्रोटॉन्स पंप करता है। कॉम्प्लेक्स 3 भी करता है। हाँ। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, इसमें साइटोक्रोम्स A, A3 और 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं। ये साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन्स लेता है और उन्हें फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है। कॉम्प्लेक्स 4 भी प्रोटॉन्स पंप करता है। अच्छा, तो ऑक्सीजन का रोल बिल्कुल आखिर में आता है, फाइनल एक्सेप्टर। हाँ, ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स लेकर O2 रिड्यूस होकर वाटर मतलब H2O बनाती है। ऑक्सीजन का रोल वाइटल है। ये इलेक्ट्रॉन्स को सिस्टम से हटाता रहता है, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो कंटिन्यूसली चलता रहता है और ATP बनते रहते हैं। अगर O2 ना हो तो ये पूरी चेन बैकअप हो जाएगी और रुक जाएगी। समझ गई। अब ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कैसे होता है? प्रोटॉन्स पंप हुए थे ना? हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, उसे कॉम्प्लेक्सेस I, 3 और 4 यूज करके प्रोटॉन्स H+ को मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस मतलब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप करते हैं। तो H+ जमा हो गए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। बिल्कुल, इससे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और मैट्रिक्स में कम हो जाता है। इससे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट या प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। इसे कीमियोस्मियोसिस कहते हैं। कीमियोस्मोसिस। ये प्रोटॉन्स इस ग्रेडियंट के कारण वापस मैट्रिक्स में आना चाहते हैं। उनका रास्ता है कॉम्प्लेक्स 5, जिसे ATPase सिंथेज कहते हैं। ATP सिंथेस, यही ATP बनाता है? हाँ, इसके 2 हिस्से हैं, F0 जो मेम्ब्रेन में इंटीग्रेटेड है और प्रोटॉन चैनल बनाता है, और F1 हेडपीस जो मैट्रिक्स की तरफ निकला होता है और इसमें ATP सिंथेसिस की साइट होती है।
जब प्रोटॉन्स F0 चैनल से गुजरकर मैट्रिक्स में आते हैं तो उससे F1 पार्ट में एनर्जी ट्रांसमिट होती है जो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट P को जोड़कर ATP बना देती है। अच्छा, तो एक NADH से कितने ATP और FADH2 से? माना जाता है कि एक NADH से लगभग 3 ATP और एक FADH2 से लगभग 2 ATP बनते हैं इस प्रोसेस से। तो चलिए अब पूरी कहानी को जोड़ते हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन से नेट कितने ATP बनते हैं? हाँ, एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं जिसे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट कहते हैं, लेकिन ये कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है। अजम्पशंस कैसी? जैसे कि पाथवे एकदम सीक्वेंशियल है, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, TCA साइकिल, ETS। ग्लाइकोलिसिस का NADH बिना एनर्जी खर्च किए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। पाथवे का कोई इंटरमीडिएट किसी और सिंथेसिस में यूज नहीं हो रहा, सिर्फ ग्लूकोज ही सबस्ट्रेट है। रियल सेल्स में ऐसा नहीं होता होगा? नहीं, रियल लिविंग सिस्टम्स में ये एजम्पशंस 100% लागू नहीं होती। पाथवेज इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरमीडिएट्स विड्रॉ होते हैं और ATP जरूरत के हिसाब से बनता है। समझ गई, ये आइडियल कंडीशंस की कैलकुलेशन है। फिर भी वो नंबर क्या है? इन एजम्पशंस के साथ एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से नेट 38 ATP मॉलिक्यूल्स का गेन होता है। 38 ATP? वाओ, जरा ब्रेकडाउन बताइए। देखिए, ग्लाइकोलिसिस 2 ATP डायरेक्ट मिले थे और 2 NADH बने थे। ये 2 NADH ETS में जाकर लगभग 6 ATP देंगे, तो ग्लाइकोलिसिस से हुए 8 ATP। 8 ATP फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस? लिंक रिएक्शन 2 NADH बने थे, ये ETS में लगभग 6 ATP देंगे, तो लिंक रिएक्शन से 6 ATP। 6 ATP फ्रॉम लिंक रिएक्शन। क्रेब्स साइकिल के 2 टर्न्स 2 ATP GTP से मिले थे डायरेक्ट। 6 NADH बने थे जो ETS में लगभग 18 ATP देंगे और 2 FADH2 बने थे जो ETS में लगभग 4 ATP देंगे। तो क्रेब्स साइकिल से हुए 2 + 18 + 4 = 24 ATP। 24 ATP from Krebs cycle. Total net gain = 8 + 6 + 24 = 38 ATP। 38 ATP। फर्मेंटेशन के 2 ATP के मुकाबले तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, साफ है कि फर्मेंटेशन के मुकाबले एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी यील्ड के मामले में कहीं ज्यादा एफिशिएंट है। नोट, कुछ शटल सिस्टम्स के कारण ये 36 ATP भी गिना जाता है, पर NCERT 38 ATP का कैलकुलेशन देता है। एक और बात, क्या रेस्पिरेशन को सिर्फ एक ब्रेकडाउन प्रोसेस मतलब कैटाबोलिज्म मानना सही है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ट्रेडिशनली रेस्पिरेशन को कैटाबॉलिक पाथवे ही माना जाता था, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूटकर एनर्जी रिलीज करते हैं। लेकिन ये पिक्चर अधूरी है। रेस्पिरेशन को एम्फीबॉलिक पाथवे कहना ज्यादा एक्यूरेट है। एम्फीबॉलिक मतलब ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों से जुड़ा है। अच्छा, कैसे? देखिए, कैटाबॉलिज्म तो है ही, डिफरेंट सबस्ट्रेट्स पाथवे में एंटर करते हैं टूटकर एनर्जी देने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स टूटकर ग्लूकोज बनते हैं जो ग्लाइकोलिसिस में जाता है। फैट्स टूटते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। ग्लिसरॉल PGAL बनकर ग्लाइकोलिसिस में जाता है। फैटी एसिड्स एसिटाइल CoA बनकर क्रेब्स साइकिल में जाते हैं। और प्रोटीन्स? प्रोटीन्स टूटते हैं अमीनो एसिड्स में। डीएमिनेशन के बाद अमीनो एसिड्स अपने कार्बन स्केलेटन के हिसाब से पायरोवेट, एसिटाइल CoA या क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स जैसे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के रूप में पाथवे में एंटर कर सकते हैं। ये हुआ कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म कहाँ है? सिंथेसिस। हाँ, एनाबॉलिक रोल कहाँ है? रेस्पिरेटरी पाथवे के इंटरमीडिएट्स जरूरत पड़ने पर दूसरे मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने के लिए विड्रॉ भी किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल को फैटी एसिड बनाना है तो वो क्रेब्स साइकिल से एसिटाइल CoA विड्रॉ कर सकता है। अच्छा, रेस्पिरेशन से लेकर सिंथेसिस में लगा दिया। हाँ, इसी तरह अमीनो एसिड्स बनाने के लिए क्रेब्स साइकिल से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विड्रॉ किए जा सकते हैं। क्योंकि ये पाथवे ब्रेकडाउन और सिंथेसिस दोनों में लिंक का काम करता है, इसलिए इसे एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब अंत में एक कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेटरी कोशेंट या RQ। ये क्या होता है? RQ यानी रेस्पिरेटरी कोशेंट एक सिंपल रेशियो है। रेस्पिरेशन के दौरान कितनी वॉल्यूम CO2 निकली डिवाइडेड बाय कितनी वॉल्यूम O2 कंज्यूम हुई। RQ = वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? इसकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि सेल कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जैसे ग्लूकोज
RQ इज इक्वल टू 1 होता है। 1? हाँ। क्यों? रिएक्शन देखें, C6H12O6 प्लस 6O2 टू 6CO2 प्लस 6H2O। यहाँ 6 CO2 निकली और 6 O2 कंज्यूम हुई, तो RQ इज इक्वल टू 66 इज इक्वल टू 1.0। अच्छा, फैट्स के लिए? फैट्स के लिए RQ हमेशा 1 से कम होता है, लगभग 0.7। लेस देन 1? क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फैट्स में कार्बन और हाइड्रोजन के मुकाबले ऑक्सीजन कंटेंट बहुत कम होता है। उन्हें पूरी तरह ऑक्सीडाइज करने के लिए CO2 निकलने के मुकाबले ज़्यादा O2 चाहिए होती है। ट्रिपालमेटिन की इक्वेशन देखें तो RQ इज इक्वल टू 102 CO2, 145 O2 इज इक्वल टू 0.7 आता है। ठीक है, और प्रोटीन्स? प्रोटीन्स के लिए RQ लगभग 0.9 होता है। ओके, और एनारोबिक में? एनारोबिक रेस्पिरेशन में O2 कंज्यूम नहीं होती, पर CO2 रिलीज होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, तो RQ इन्फिनिट हो जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आमतौर पर मिक्स्ड सबस्ट्रेट्स यूज होते हैं, इसलिए RQ 1 के आसपास रहता है, पर 0.7 से 1 के बीच वेरी कर सकता है। RQ मेजरमेंट से पता चल सकता है कि ऑर्गेनिज्म किस तरह का फ्यूल यूज कर रहा है। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन। हमने समझा कि रेस्पिरेशन क्या है, ग्लाइकोलिसिस के की स्टेप्स, फर्मेंटेशन के टाइप्स और एरोबिक रेस्पिरेशन की पूरी कहानी, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हमने ATP की कैलकुलेशन देखी, पाथवे के एम्फीबोलिक नेचर को समझा और RQ के कॉन्सेप्ट को भी जाना। नीट के लिहाज से ये सभी टॉपिक्स, खासकर एनर्जी यील्ड कैलकुलेशंस, ETS कॉम्प्लेक्सेस के फंक्शंस और RQ वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अब कंक्लूजन से पहले एक सवाल सोचने के लिए। हाँ? अगर सेल में O2 की सप्लाई कम हो जाए लेकिन जीरो ना हो, तो क्या सेल फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों एक साथ कर सकता है? और इसका ओवरऑल एनर्जी आउटपुट पर क्या असर पड़ेगा? मतलब O2 कम है पर है, हाँ। तो क्या दोनों चलेंगे? और एनर्जी पर क्या असर होगा? सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार जरूर करें। उम्मीद है इस चर्चा से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अपनी तैयारी जोरों पर रखिए। ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स। मिलेंगे अगली बार।